नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए पीटीटी एग्ज़ाम में शिक्षण अभिरुचि का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सभी को पता होगा पीटीटी एग्ज़ाम में अपने 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन। उसमें 50 क्वेश्चन अकेले अपने शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। तो देखिए अपने ये फोकट के नंबर एक तरह से इनको अगर ढंग से करा जाए तो 50 में से आप 40 से 45 प्रश्न आराम से सोल्व कर सकते हैं। और आप बिना पढ़े भी अगर जाएँ तो 35 से 40 प्रश्न इनको आप कर दोगे अगर थोड़ा सा सजग होकर ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड इसके देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के। तो आपके लिए पीटीटी का शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर है, तो आपको अंत तक देखना है। और किस तरह के प्रश्न आते हैं पीटीटी एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि के और अपने बीएसटीसी एग्जाम में, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और देखिए इसी प्रकार हमें ध्यानपूर्वक इनको देखना है। और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको वैसे पता होगा कि शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, अपने 3, 2, 1 और 0 इस आधार पर नंबर मिलते हैं। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में कोई ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो एक से अधिक ऑप्शन हमें सही लग सकते हैं आंसर में, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर होता है, सबसे अच्छा उत्तर, उसके पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं 3 नंबर। सबसे अच्छे से थोड़ा कम अच्छा उत्तर होता है उसके 2 नंबर, और सबसे कम अच्छा उत्तर होता है उसके 1 नंबर, और सबसे घटिया उत्तर उसके 0 नंबर मिलते हैं। इस क्रम में ये नंबर मिलते हैं। तो आपको सबसे अच्छा उत्तर का चयन करना है और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अपने क्या कराएं, सिंपल से प्रश्न है, बस थोड़ा सा सजग होकर एक टीचर के नज़रिए से सोचकर इन प्रश्नों को करना है। तो देखिए क्वेश्चन 51 से 100 तक अपने इस वीडियो में है 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के। तो देखिए पहला प्रश्न अपने क्या कराएं, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। प्रायः हाँ, कदापि नहीं या कह नहीं सकते। तो देखिए अगर किसी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करें अगर, तो उसके लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल है, हाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगर आप करेंगे हाँ इसमें तो 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और देखिए प्रायः अगर करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, कदापि नहीं अगर करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और कह नहीं सकते इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इस क्रम में आपके शिक्षण अभिरुचि में नंबर मिलते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेता अपने समुदाय का क्या होता है, स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि या कोई नहीं। तो देखिए अध्यापक आप बनने जा रहे हैं, पीटीटी एग्जाम करके आप बीएड करेंगे फिर अध्यापक बनेंगे। तो अध्यापक क्या होता है, एक तरह से नेता ही होता है, नेतृत्व करने वाला ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। नेता क्या होता है, अपने स्वामी तो होता नहीं, शोषक भी नहीं होता है, और देखिए प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि अपने नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेता क्या होता है, अपने प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारे समाज की निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या सबसे अधिक शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में आप खुद पढ़िए और ढंग से वीडियो पॉज करके आप सोचिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या हैं जो सबसे अधिक शिक्षा से संबंधित है। वृद्ध व्यक्तियों की समस्या, बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव, संयुक्त परिवार का टूटना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हो सकता है आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन और सबसे सटीक ऑप्शन हमें आंसर देना है। तो देखिए इन 4 में अगर बात करें तो बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आदमी शिक्षित हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे वर्तमान में अंग्रेजी का ज़्यादा क्रेज है, अंग्रेजी हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन हिंदी भाषा पे हमें कोई गर्व नहीं है। मतलब पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी देशों की संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो देखिए सिंपल से प्रश्न देखते हैं आपके आंसर आ जाएगा ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो इसके लिए क्या सबसे अच्छा उपाय क्या है, और अधिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, बिल्कुल खोले जाने चाहिए, यह प्रश्न आंसर हो सकता है इसका। सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए, खुला विद्यालय स्थापित हो, गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए इस क्वेश्चन में आप सभी को ये 4 ऑप्शन सही लग रहे होंगे किसी किसी को। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए तब जाकर शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो सकेगी। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। विद्यालय की भी वर्तमान में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चे कई सारे जो अपने जैसे कमज़ोर तबके के बच्चे होते हैं वो विद्यालय में नहीं आ पाते,
किसी कारणवश, तो सभी बच्चों को अगर विद्यालय में लाया जाएगा माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किसी प्रकार से, तो सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो देखिए, आप अध्यापक के नाते अगर सोचिए कि छात्रों में सबसे अधिक गुण कौन सा आप पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति और सहयोग। तो देखिए, चारों गुण अपने विद्यार्थियों में चाहिए, हम सभी चाहिए, लेकिन हम सभी को ये गुण पसंद है। लेकिन देखिए, सबसे अधिक आप एक अध्यापक के तौर पर सबसे अधिक विद्यार्थी में कौन सा गुण देखना चाहेंगे? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्योंकि देखिए, जब तक आदमी जिज्ञासु नहीं होगा, जब तक मतलब उसको जानने की इच्छा नहीं होगी, प्रश्न नहीं पूछेगा, तो वो अधिक से अधिक नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विद्यार्थी में सबसे अधिक क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अध्यापक से पूछे और नए नए टॉपिक सीखने में उसको एक तरह से जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए, सबसे कम उपयुक्त कौन सी है इसमें? झंडे का अभिवादन करना, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता करना। तो देखिए, गृह कार्य क्या होता है अपने यहाँ क्या लिखा है इसमें? प्रारंभिक क्रिया क्या है अपने? कौन सी क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो देखिए, प्रारंभिक में नहीं है। गृह कार्य क्या होता है? कक्षा के अंत में दिया जाता है, सबसे पहले गृह कार्य नहीं दिया जाता है। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षक के नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है? लज्जाशील प्रकृति। तो देखिए, इसके तो आपके बिल्कुल 0 नंबर मिल जाएंगे अगर ये आपने आंसर कर दिया तो। साहस होना चाहिए, ऊंचा कद, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है। बहिर्मुखी। तो देखिए, शिक्षक को क्या होना चाहिए? अपने बहिर्मुखी होना चाहिए, यानी कि हर काम में माहिर होना चाहिए। बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, अपने विषय का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, हर एक काम में अपने माहिर होना चाहिए। तो बहिर्मुखी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभवतः कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं या हाँ। तो देखिए, सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान क्या होना चाहिए? होना चाहिए, इसका ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर सामाजिक मनोविज्ञान का उसको अगर ध्यान होगा किसी शिक्षक को, तो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकता है, दूसरों के भावों को समझ सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक घनिष्ठ संबंध है किसमें? अभिभावक तथा बच्चों की सोच में, शिक्षक तथा शिक्षाविद के मध्य, नियोजित व अनियोजित स्कूली ज्ञान व स्कूल तथा समाज में। तो देखिए, सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध किसमें अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दीजिए, साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए। तो देखिए, स्कूल तथा समाज में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीधे से क्वेश्चन है, देखते हैं आपके आंसर आ जाना चाहिए। गैर औपचारिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? गैर औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय का समय होता है मान लीजिए 10 से 4 बजे, 10 से 4 बजे, यानी कि जो निश्चित समय है इसी समय में विद्यालय चलेगा। अपने पाठ्यक्रम भी फिक्स है, निर्धारित समय, निर्धारित स्थान है, मतलब विद्यालय एक ही जगह होगा, वहीं पे जाकर हमें पढ़ना होगा। तो स्थान भी फिक्स है, अपने समय भी फिक्स है। तो इस प्रकार की शिक्षा अपने क्या है? औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा है। और इसके अलावा अगर मान लें कि कोई स्थान फिक्स नहीं है, समय फिक्स नहीं है, और साथ साथ हमें जो शिक्षा मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, वो क्या है? अपने अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे परिवार के माध्यम से दी गई शिक्षा क्या है? अपने अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें कोई समय फिक्स नहीं है कि हाँ इस समय हमें शिक्षा देनी है। तो देखिए, परिवार, समाज, धर्म आदि के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको अपने गैर औपचारिक या फिर अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गैर औपचारिक या इसको अनौपचारिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी यदि वह व्यक्ति क्या होगा? अध्यापकों के प्रति संबंध रखता है। तो देखिए, अध्यापकों के प्रति संबंध रखने से उसको अध्यापक के रूप में सफलता तो प्राप्त नहीं हो सकती। केवल संबंध रखने से क्या होगा? अध्यापक में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, या फिर नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता है, या फिर अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप में व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए, सबसे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपनी अध्यापन सामग्री को
उचित रूप में व्यवस्थित कर सकता है और प्रभावशाली ढंग से अगर विद्यार्थियों के समक्ष उसको प्रस्तुत कर सकता है, किसी चीज़ को समझा सकता है, किसी टॉपिक को समझा सकता है, तो वो एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इस वीडियो का 12वां प्रश्न, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? तो देखिए प्रभावकारी अध्यापन क्या हो जाएगा इसका आंसर? अस्पष्ट व यथातथ्य संप्रेषण। देखिए ऐसे क्वेश्चन में शिक्षण अभिरुचि में केवल एक ऑप्शन ही देखकर टिक मत कर देना, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा हो लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि उससे अच्छा ऑप्शन हो, उससे अच्छा आंसर हो, तो सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। तो देखिए अस्पष्ट व यथातथ्य संप्रेषण, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, नियमित अध्यापन व विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्ययन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्रभावकारी अध्यापन अपने अस्पष्ट व यथातथ्य संप्रेषण होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? तो देखिए औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता से कम या मिश्रित योग्यता के विद्यार्थियों को। तो देखिए एक कक्षा में होशियार बालक भी होते हैं, थोड़े कमज़ोर बालक भी होते हैं और बिल्कुल ही नहीं पढ़ने वाले बालक भी होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के बालक पाए जाते हैं। और सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले बालकों को क्या कहते हैं? मिश्रित योग्यता। तो मिश्रित योग्यता के बालकों को हम पढ़ाना पसंद करेंगे, यानी कि हमारे लिए प्रतिभाशाली है उसको भी पढ़ाना है, मंदबुद्धि है उसको भी पढ़ाना है, थोड़ा कमज़ोर है सभी को पढ़ाना है, यानी कि मिश्रित योग्यता के बालकों को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? अपने अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का, या फिर बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का। तो देखिए विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण जब अध्यापक में होगा तो सबसे अच्छा अध्यापन होगा, क्योंकि देखिए जब तक अध्यापक का अपने विषय वस्तु पर ही अधिकार नहीं है, जो विषय वो पढ़ा रहा है वो भी उसको पूरी अच्छी तरीके से नहीं आती, तो वो अच्छा अध्यापन नहीं करवा पाएगा। और अगर कोई अध्यापक होते हैं आता सब कुछ है लेकिन उनको समझाना नहीं आता है, उनको बच्चों को समझा सही ढंग से नहीं पाते हैं, तो अच्छा संप्रेषण अगर नहीं होगा तो भी वह अच्छा अध्यापन नहीं करवा पाएगा। तो विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए और अच्छा संप्रेषण उसका होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना देने के लिए निकाली जाती हैं? तो देखिए जनता को सूचना देने के लिए सबसे अधिक पत्रिकाएं अपने तमिलनाडु राज्य से निकाली जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए मेरे जो साथी अध्यापक हैं अधिकांश कक्षाएं नहीं लेते हैं वो, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? मैं भी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लूँगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव उत्तर तो हमें देना ही नहीं है, एकदम से अच्छे अध्यापक के तौर पर पॉजिटिव उत्तर देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रधान अध्यापक से उनकी शिकायत करूंगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा, या फिर अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षाएं लेने के लिए मनाऊंगा। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे अच्छा आंसर। मैं खुद तो अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और जिन अध्यापकों से मेरी अच्छी बनती हैं उन मित्र अध्यापकों को मैं क्या करूँगा? मनाऊंगा कि आप भी कक्षा लीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, आंशिक असहमत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लक्ष्य प्रदान संप्रेषण यानी कि मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? उस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कराना। तो लक्ष्य प्रदान संप्रेषण यही सार्थक होता है, ये एकदम सही बात है, पूर्णतः इसके सहमत हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और छात्र बीच में कोई प्रश्न पूछ लेता है और अध्यापक अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है या फिर असमर्थ है तो उसको क्या करना चाहिए? कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, या फिर छात्रों को गृह कार्य देकर उसको टाल देना, कक्षा में ही उत्तर देने का प्रयास करेगा, या फिर कहे कि प्रश्न गलत है। तो देखिए कक्षा में ही उत्तर देने का अगर प्रयास करेगा तो उसको अगर आ नहीं रहा है, उस उत्तर के प्रति आशंका है तो गलत बता सकता है। तो असमर्थ है तो कक्षा में उत्तर नहीं देगा। सबसे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर दे देगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अध्यापक के लिहाज से अगर आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको आप अगले दिन बता देंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
क दे की जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर दे देगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या होगा, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक के से शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो देखिए शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है कि अध्यापक पढ़ाता हुआ छात्रों से भी प्रश्न पूछे और छात्र को अगर कोई उत्तर नहीं आ रहा है या फिर किसी चीज़ में आशंका है तो वह अध्यापक से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो आप क्या करेंगे, देर से पहुंचकर माफ़ी मांगोगे, समय पर पहुंचेंगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, या फिर समय से पहले पहुंच जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, समय पर पहुंचेंगे, ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर पहुंचेंगे, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूंगा। तो देखिए अगर आप मान लीजिए शिक्षक हैं और कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश कर रहे हैं आप, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। तो देखिए आप फैशन शो में तो जा नहीं रहे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। आप आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ में लेकर जाऊंगा। हाँ ये कुछ कुछ सही हो सकता है। या फिर अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो देखिए ये सबसे अच्छा उत्तर को क्या हो जाएगा इसका, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करके मैं अपने कक्षा में प्रवेश करूंगा पढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। शिक्षकों को समय पर आना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, नेगेटिव उत्तर तो हमें देना ही नहीं है बिल्कुल। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, यह उसका कर्तव्य है। देखिए कर्तव्य तो है, बिल्कुल है, यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो देखिए ये भी नहीं है, अपने विद्यालय में समय पर आना ये अध्यापक का कर्तव्य है। लेकिन देखिए अध्यापक क्या होता है, अध्यापक अपने एक तरह से कह सकते हैं विद्यालय का हीरो होता है, सबकी नज़र उस पर होती है, सभी विद्यार्थियों की। तो देखिए जो काम अध्यापक करेगा वही काम क्या करेंगे, छात्र भी करेंगे, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए समय पर अगर हम विद्यालय आएंगे, समय पर आने पर छात्र भी क्या होंगे, समय पर आएंगे, यानी कि एक तरह से उनको भी समय पर आने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप क्या हैं, अपने सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, असहमत हैं, या फिर संभवतः, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई है। तो देखिए इससे हम सहमत कैसे हैं, शिक्षा प्रणाली उद्देश्यहीन कैसे हैं, शिक्षा प्रणाली तो उद्देश्य के साथ है अपने, लेकिन देखिए कुछ कमियां ज़रूर हैं, उनको सुधार करने की आवश्यकता है, कई सुधारों की आवश्यकता है। तो देखिए इससे क्या हो जाएंगे, हम असहमत हो जाएंगे, इस कथन से क्या हो जाएंगे, हम असहमत हो जाएंगे, सहमत नहीं है और आंशिक रूप से भी सहमत नहीं है, इससे क्या है, हम असहमत हैं। शिक्षा प्रणाली क्या है, अपने उद्देश्यहीन नहीं है, उद्देश्य के साथ अपने शिक्षा प्रणाली है, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर हैं, जैसे प्राचीन समय से चली आ रही एक तरह से रटंत प्रणाली अपने शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित हैं, बच्चों को रटाया जाता है, वो गलत हैं। तो देखिए इस कथन से हम बिल्कुल असहमत हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं, यह अच्छा नहीं है क्योंकि ये विद्यार्थियों को स्व अध्ययन से हतोत्साहित करते हैं। तो देखिए स्व अध्ययन से तो हतोत्साहित कैसे करते हैं, वो घर पे भी पढ़ लेंगे, कोचिंग जाने से स्व अध्ययन से हतोत्साहित नहीं होंगे, यह बहुत महंगे हैं। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो देखिए जो अध्यापक होते हैं विद्यालय में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो सोचते हैं कि वो स्टूडेंट है जो हमारे कोचिंग आ जाएगा उनको भी थोड़ा धन प्राप्त हो जाएगा, तो विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हतोत्साहित करते हैं किसको, अपने अध्यापकों को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो देखिए किस कथन से सहमत हैं आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अध्यापक को अध्यापक ही रहना चाहिए अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी, या फिर अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रह सकता है, या फिर अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी नहीं बन सकते, या फिर यदि अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए
हो सकता है आपको 2 से अधिक इसमें ऑप्शन सही लग रहे हो, तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अध्यापक को अध्यापक ही रहना चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक अगर अध्यापक ही रहेगा, वो बिल्कुल ही आगे सीखने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो एक तरह से पुराना ज्ञान ही उसके पास रह जाएगा, नया ज्ञान कुछ मिलेगा नहीं। तो अध्यापक को क्या क्या होना चाहिए? अध्यापक के साथ विद्यार्थी भी बनना चाहिए। विद्यार्थी से मतलब क्या है? अपने कुछ भी नई चीज़ें उसको सीखते रहना चाहिए, यानी कि अध्यापक के साथ वो अगर विद्यार्थी भी बन जाए, कुछ नई चीज़ भी सीखता रहे, तो उसको क्या है? अपने जीवन पर्यंत अगर वो सीखेगा तो नई नई चीज़ें विद्यार्थियों को सिखाएगा। जैसे अगर आप साइंस के टीचर हैं और साइंस में काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं, काफ़ी सारे प्रयोग होते रहते हैं, तो उनको आप नए तरीके से सिखाएंगे, नए प्रयोग आप भी सीख लेंगे, या फिर प्रयोग की जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे और अपने विद्यार्थियों को बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? और अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो अध्यापक जीवन पर्यंत अगर विद्यार्थी बनेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अध्यापक अगर क्या होगा? जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनेगा, यानी कि विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? वो भी खुद सीखता रहेगा, तो सफलता उसको अवश्य मिलेगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्यालय का क्या क्या कार्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कार्य नहीं है? अपने शिक्षा का दायित्व निभाना बिल्कुल है, अस्थायी भाव का निर्माण करना, समाज की निरंतरता को बनाए रखना, या फिर सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। तो देखिए अस्थायी भाव का निर्माण करना ये अपने विद्यालय का काम नहीं है, बाकी सभी काम है। समाज की निरंतरता को बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये काम नहीं है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है अपने? तो देखिए बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है अपने? धनवान माता पिता का, पाठ्य पुस्तकों का, अच्छे विद्यालय का, या फिर योग्य व समर्पित शिक्षकों का। तो देखिए योग्य व समर्पित शिक्षक अगर होंगे तो बालक का अच्छे से विकास हो पाएगा, अच्छी चीज़ उनको चीज़ें सिखाएंगे, नए नए तरीक़ों से सिखाएंगे, तो अपने बालक का विकास अच्छा होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में सूक्ष्म चिंतन का विकास हो जाता है? तो देखिए शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल्यावस्था में एक तरह से 6 से 12 वर्ष की उम्र में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत रहती है अपने बालकों में। प्रबल जिज्ञासा यानी कि नई नई चीज़ें उनके बारे में ये बालक पूछता रहता है। तो बाल्य अवस्था में क्या हो जाएगा? अपने सूक्ष्म चिंतन का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने साइकोलॉजी का प्रश्न है। क्वेश्चन 79 है, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है, इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है, या फिर छात्रों में अनुशासन नहीं रहता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए छात्रों की अगर कक्षा में निंदा करेंगे, निंदा मतलब मान लीजिए छात्र ने आपने कोई क्वेश्चन पूछा और छात्र ने उसका आंसर नहीं दिया, तो वहीं उसकी इंसल्ट कर दी, अगर उसकी निंदा कर दी, तो क्या हो जाएगा? इससे छात्र का मनोबल गिर जाएगा और अगली बार वह कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मनोबल गिर जाता है छात्रों की निंदा करने से कक्षा में, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे क्या क्या कहा जाता है अपने? तो देखिए बाल्यावस्था में अपने प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए जल्दी याद करने, योजना और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, इसको अपने क्या कहते हैं? स्वायत्ता कहते हैं, स्वायत्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्वायत्ता। अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है, क्या होती है अपने? तो देखिए लिखित परीक्षा में अपने क्या होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता? आप वीडियो पॉज करके सभी ऑप्शन ढंग से पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं, तो देखिए ये तो गलत हो गया। यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है, ये तो गलत है। अपने लिखित परीक्षा में जो अपने विद्यालय संबंधी ले रहे हैं तो पाठ्यक्रम से परे नहीं होगा। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम व पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, तो देखिए ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये चौथा क्या कराएं? ये वार्षिक अधिगम स्तर का वार्षिक मूल्यांकन लेखा जोखा होता है, तो ये भी नहीं, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लिखित परीक्षा क्या होती है? संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में उसको प्राप्त होता है बालक को। अगला प्रश्न है, गृह कार्य को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में क्या होता है अपने? तो देखिए गृह कार्य क्या होता है? गृह कार्य से बच्चे में स्व अध्ययन यानी कि खुद अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ बालक में क्या होता है गृह कार्य से? तो देखिए
तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न होती हैं, तो देखिए बिल्कुल होती हैं। तर्क शक्ति और विचार शक्ति गृह कार्य से उत्पन्न होती हैं और उसकी बालक की सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का भी अच्छे से पता लग सकता है गृह कार्य में। थकान उत्पन्न करता है, ये तो गलत हो गया। मनोरंजन की भावना को कम करता है, ये भी गलत है। घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ऐसा अगर प्रश्न पूछ ले कि कौन सा कार्य अपने सबसे ज़्यादा सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को जन्म देता है, तो गृह कार्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य क्या है अपने? जन्मजात रुचियों को बदलना। तो देखिए जन्मजात रुचि को बदलना नहीं है, रुचियों को स्वाभाविक बनाना होता है अपने। अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग करना, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। आप मान लीजिए सकारात्मक रूप से भी सीख सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी सीख सकते हैं। तो सकारात्मक मतलब मान लीजिए आप विद्यालय में जा रहे हैं, शिक्षक ने कोई अच्छी ईमानदारी की बात बताई, वो आप सीख गए और आप में ईमानदारी का गुण व्यवस्थित हो गया, तो ये अपने क्या है? एक सकारात्मक अधिगम हो गया। और मान लीजिए आपके कोई साथी हैं, चोरी करता है और वो बात आपने सीख ली, तो ये नकारात्मक अधिगम हो गया। अधिगम का मतलब क्या होता है? एक तरह से सीखना होता है। तो देखिए भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, ये अधिगम का मतलब होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है अपने? भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना अधिगम है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या होती है? तो देखिए प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या होती है? अध्ययन की योग्यता, निर्देशन की कम आवश्यकता, उच्च बुद्धिलब्धि व नेतृत्व की क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए अध्ययन की योग्यता भी होती है, निर्देशन की कम आवश्यकता होती है उसको। जैसे देखिए जो मंदबुद्धि या कमज़ोर बालक होते हैं उनको बार बार निर्देशन देना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है कि ऐसे काम करो। और प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको कम बताए हुए भी वो अच्छे से कर लेते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो काम कर लेते हैं। तो देखिए ये भी होता है। और उच्च बुद्धिलब्धि व नेतृत्व क्षमता होती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए यदि कोई छात्र आपको घर पर आमंत्रित करता है तो उसे साफ मना कर देंगे, यह तो बिल्कुल ही गलत है। किसी विशेष अवसर पर जाएंगे, अवश्य जाएंगे क्योंकि छात्र आपसे ट्यूशन लेता है, तो देखिए ये भी गलत है। माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, तो देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा अपने बी और डी में? तो देखिए किसी विशेष अवसर पर जाएंगे, अगर कोई खास अवसर है तो उस अवसर पर अगर बुला रहा है छात्र तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए ये अपने थोड़ा थ्योरी वाला प्रश्न है। शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ये एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। वैसे आपके पीटीटी में ये प्रश्न नहीं आएगा, या आप याद करें नहीं करें तो भी चल सकता है। क्लास मेयर व गुडविन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न अपने रीट एग्जाम और टीचर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीटीटी में नहीं आने वाले। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो देखिए भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है अपने? समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना, स्त्रियों को शिक्षित बनाने में पहल करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित विद्यालयों को विकसित करना, या फिर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश को अपनाना। तो देखिए भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है अपने? समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो देखिए सबसे भिन्न क्या है अपने? स्मृति, बुद्धि, कल्पना और क्रोध। तो देखिए स्मृति, बुद्धि और कल्पना अपने लगभग एक जैसे हैं, लेकिन क्रोध सबसे विपरीत हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो देखिए शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बिल्कुल है। सुविधाएं उपलब्ध कराने में किए गए धन व्यय पर, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा। बेहतर गृह सुविधाओं पर, तो ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समय पर,
ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता इस पर निर्भर करती है। श्यामपट्ट लेखन में क्या आवश्यकता है? अस्पष्ट और सुंदर लिखावट बिल्कुल है। बड़ी लिखावट अध्यापक पर निर्भर है या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा अपने? सुंदर और अस्पष्ट लिखावट ये अपने श्यामपट्ट लेखन में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अभिभावक व अध्यापक के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए अपने? तो देखिए, संवेदनशील, उदार, निष्पक्ष या सौहार्दपूर्ण? तो सौहार्दपूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक और शिक्षक के मध्य अपने क्या होना चाहिए? अध्यापक और अभिभावक के मध्य ये अपने सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपने पेरेंट्स व अध्यापक के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? तो देखिए, बुनियादी शिक्षा क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा तो अपने बुनियादी शिक्षा के द्वारा विकसित नहीं की जाती। संपन्नता, राष्ट्रवाद, तो देखिए ये भी नहीं है। श्रम के प्रति सम्मान, श्रम के प्रति सम्मान हो जाएगा अपने बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया। बुनियादी शिक्षा का मतलब क्या है? अपने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अगर शिक्षा देंगे, ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई जा रहे हैं, अपना जीवन में कुछ काम ही नहीं उस शिक्षा का, ऐसी शिक्षा नहीं। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जो भी वर्तमान आवश्यकताएं, जैसे उद्योग धंधे हो गए, कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गए, या फिर विभिन्न जो अपने वर्तमान आवश्यकताएं उसके अनुसार अगर देंगे शिक्षा, तो क्या विकसित किया जा सकता है? अपने श्रम के प्रति सम्मान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलों को विकसित करने के लिए आपको खेलों से सर्वांगीण विकास होता है यह बताना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए या फिर खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, एक गलत है और पहले वाला भी थोड़ा इतना सही नहीं है। सर्वांगीण विकास होता है ये बताना भी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों को विकसित करने के लिए हमें कुछ समय विद्यार्थियों के साथ भी खेलना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अगर करेंगे तो आप 3 नंबर आपको मिल जाएगा और 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए और 3 नंबर इसमें विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में भी खेलने की प्रेरणा मिले और वे क्या है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो देखिए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी परीक्षणों में अगर बात करें तो बाकर, मेहंदी और पासी इनका परीक्षण प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी अपने साइकोलॉजी का प्रश्न है, बाकर, मेहंदी और पासी। देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 90% चांस है कि ऐसे प्रश्न आपके साइकोलॉजी के प्रश्न, ये वाले इस टाइप के फैक्चुअल प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कभी कभी पूछ लिए जाए, पिछले एग्जामों में 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 96 और इस वीडियो का 46वां प्रश्न। आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय शिकायत दर्ज कराने के लिए है। यदि आपके घर की बिजली चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, घर के पास ही अगर बिजली का कार्यालय स्थित है और हमारे घर की बिजली चली जाए तो हम क्या करेंगे? स्वयं शिकायत लिख कर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है, हो सकता है ये सही हो, लेकिन अगले ऑप्शन पढ़े बिना हम इसको सही नहीं करेंगे। प्रतीक्षा करेंगे कि कोई व्यक्ति शिकायत लिखा कर आ जाए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये तो अपने आलसी रवैया हो जाएगा और अध्यापक में आलसी वाला गुण नहीं चाहिए। घूम फिर कर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। तो ये देखिए, ये तो अपने बच्चों वाला जवाब हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे, तो देखिए ये भी गलत है। अपने एकदम सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयं शिकायत लिख कर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधित ऐसी वैध कसौटी हैं जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? तो देखिए, ऐसी कौन सी वैध कसौटी हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक उच्च व्यवसाय है? तो देखिए, शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च व सूक्ष्म ज्ञान होता है। शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। इसका एकदम सही आंसर अगर देखें तो शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके। तो देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। छात्राओं को नहीं, अपने सभी विद्यार्थियों को प्रभावित करना है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो एकदम तो ये गलत हो जाएगा। स्वयं को समझा सके,
पशुओं पर प्रयोग कर सकें या फिर शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान इसका सबसे अधिक उपयोग किस में होगा? आपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसको आप प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें, तब शिक्षा मनोविज्ञान आपके काम आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 99 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है, क्या कही जाती है अपने? तो देखिए शिक्षार्थी दायित्व यानी कि विद्यार्थी के दायित्व को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है किसमें? ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी को स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको किसी खोज में लगा दिया जाता है। तो देखिए ऐसी विधि क्या कहलाती है अपने? अनुसंधान विधि कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी दायित्व को इसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रभावकारी शिक्षण फलन है किसका? अपने कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना, नियमित अध्ययन का, उचित कक्षा अनुशासन का, या फिर अस्पष्ट व यथातथ्य संप्रेषण का। तो देखिए इसका आंसर भी अपने क्या हो जाएगा? अस्पष्ट तथा यथातथ्य संप्रेषण का अपने प्रभावशाली शिक्षण इसका फलन है। तो देखिए इसके 50 प्रश्न हमने शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखे हैं। और देखिए बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आपको बिल्कुल एक अध्यापक के नज़रिए से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। थोड़ी सी मेहनत में अच्छे खासे यहाँ से नंबर आपके आ सकते हैं। तो देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे। और देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और देखिए इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, हिंदी आदि क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जो आपके पीटीटी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे भी हम निश्चित तौर पर काफ़ी सारे क्लासेस लेकर आएंगे, तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।